गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सेकेंड। ठीक है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। बेसिकली हमने हीट के बारे में डिस्कस किया था और हीट से होने वाले फिनोमेना के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। किसकी? ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट कहाँ कहाँ ट्रांसफर होती है, हीट का ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ होगा, और जब हीट ट्रांसफर होगी तो क्या क्या चीजें होंगी, यही हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सेकेंड। इसमें पहली हेडिंग होगी हमारी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। प्लीज बात मत करिए। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो मैंने आपको बताया था हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हीट एनर्जी अब किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली है, तो जिसे हम ट्रांसमिशन कहेंगे। हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होगी। ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब है, डेफिनेशन में लिखेंगे, द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू another place, from one place to another place, the flow of heat from one place to another place is called transmission of heat. Transmission of heat. Flow of heat from one place to another place is called transmission of heat. ठीक है ना। तो हीट का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, तो ऐसे फिनोमेना को हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा किस सब्सटेंस में या किस एलिमेंट में या किस मेटल में हीट का ट्रांसमिशन होता है? मतलब गुड ट्रांसमिशन ऑफ हीट कौन सा है? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलिए। हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट as well as electricity is copper, silver। गुड पूछ रहा हूं, गुड पूछ रहा हूं, कुछ नहीं पता। सिल्वर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो सिल्वर। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो इस तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट हमारा सिल्वर है। कोई आपसे पूछता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो वो आपको आंसर देना है सिल्वर। ठीक है ना। अब इसके बाद कितने प्रकार से हीट का ट्रांसमिशन होता है? टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन।
टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन कितने टाइप से होता है? देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स। 3 प्रकार से हीट का ट्रांसमिशन होता है, जिसमें पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। नहीं पता तो मत बोलो। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। So there are 3 types of heat transmission. कितने प्रकार का है ट्रांसमिशन? 3 प्रकार का। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? जब हीट ट्रांसफर होता है तो जो मॉलिक्यूल होते हैं हीट के, वो अपनी एनर्जी बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड आयरन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब हम उसको एक एंड में गर्म करें तो क्या होगा? एक एंड में गर्म करते हैं तो पूरा रॉड धीरे धीरे गर्म हो जाता है। कैसे? जैसे हम एक एंड में गर्म करते हैं, वैसे ही यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जाते नहीं हैं। आयरन के मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग। क्या बात कर रही निधि? इधर आओ, बाहर आओ। तो आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया क्या? जिस कारण से वो अपना प्लेस नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? अपनी एनर्जी अपने बगल वाले, जैसे आप सभी लोग 4 लोग बैठे हो ना, तो एक दूसरे से जुड़ जाओ तो अपनी हीट एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी, जो साइड में रहेगा। प्रैक्टिकल नहीं करना है, नहीं फिर मैं भी प्रैक्टिकल करूंगा। समझ में आया ना? क्लास में दंडता नहीं, केवल आपको टॉपिक को ध्यान देना है। नहीं मारूंगा तो फिर बाहर गिरेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हीट का ट्रांसमिशन, मॉलिक्यूल डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम one place to another place. That means neighboring molecules अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वो अपने नेबरिंग को बगल में एनर्जी को ट्रांसफर करता हुआ आगे बढ़ेगा। जनरली कंडक्शन प्रोसेस इन सॉलिड स्टेट, कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड रेडिएशन इन गैसेस। ठीक है? तो इस तरह से कंडक्शन सॉलिड में होता है। ठीक है? कन्वेक्शन का क्या मतलब है? कन्वेक्शन में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना प्लेस छोड़कर कहां जाएंगे? प्लेस छोड़कर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। जैसे एक बाल्टी पानी रख दें और फिर उसको चाहे नीचे से गर्म करें। यदि उसको गर्म करते हैं, जैसे ठंडी में हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यदि ऊपर से गर्म हो रहा है तो ऊपर से नीचे जाएंगे। गर्म वाले मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी लेकर फ्लो होने लगते हैं, और जितनी ज्यादा एनर्जी लेंगे वो उतनी तेजी से फ्लो होते हैं। तो फ्लो होकर नीचे जाएंगे और नीचे वाला पार्टिकल ऊपर आएगा। ऐसे कन्वेक्शन प्रोसेस होगी। और रेडिएशन, जब कोई मेटल है, नॉन मेटल है, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे एक कंटेनर रख दो आप धूप में, तो वो हीट को सनलाइट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर रेडिएट करता है। फिर क्या करता है? रेडिएट करता है। बल्ब जल रहा है
तो बल्ब से जो लाइट निकल रही है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। इस रेडिएशन से भी आपका ये कमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और जहां तक वो रेडिएशन जाएगी वहां तक वो अपने एनवायरनमेंट को गर्म कर देगा। तो रेडिएशन वेव के रूप में निकलेंगी, ठीक है ना। कोई भी कंटेनर जितना हीट होगा उससे रेडिएशन उतनी ज्यादा निकलेंगे। इस प्रकार से हम 3 प्रकार का ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ेंगे। गर्मी के समय में आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट कितना हीट हो जाता है, और यदि यहाँ पे गर्मी है तो हवा आएगी, तो ये हवा गर्म हवा उस ओर जाएगी जिधर ठंडा है, या ठंडा हवा गर्म की ओर जाएगी। जैसे पानी कहीं दूर गिर दे, बरसात के समय में, गर्मी में जब कहीं पानी गिरता है, मान लो सतना में पानी गिर दिया और वहां से हवा आ रही है तो रीवा तक ठंडी आती है उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय हवा के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपना प्लेस छोड़कर एनवायरनमेंट को टेम्परेचर देते हैं। ठंड है तो ठंड होगा, गर्म है तो गर्म होगा, जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से चेंज होगा। तो पहली हेडिंग लगाएं कंडक्शन, इसको मिटा दें। पहली हेडिंग लगाएंगे कंडक्शन। कंडक्शन में लिखेंगे क्या? डेफिनेशन लिखिए, इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर, इन दिस मोड ऑफ transfer of heat, in this mode of transfer of heat, every molecule molecules of the substance hand over its heat to the nearest molecule, molecules and thus heat flows from one place to another place, ठीक है। इस तरह से आपकी हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो हो जाती है। All the metal and solid, all the metal and solid are heated by this method, सभी मेटल या जो हमारा सॉलिड है वो कंडक्शन मेथड से ही हीट किया जाता है। आयरन रॉड आपने देखा ही होगा, इसी तरह से। इसमें मरकरी का भी नाम आपने सुना है। मरकरी मेटल का लिक्विड फॉर्म होता है। मरकरी are also heated by this method
मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिक्विड भी लिख सकते हैं आप। मरकरी हमारा मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है। मरकरी मेटल होता है, ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो मरकरी ही है। तो मरकरी मेटल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑल द मेटल्स एंड सॉलिड आर हीटेड बाय दिस मेथड। का मतलब क्या, मरकरी को भी हम इस मेथड से हीट कर सकते हैं? यस, मरकरी आर आल्सो हीटेड बाय दिस मेथड। मरकरी को हम इस मेथड से हीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें हीट अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, ना कि मॉलिक्यूल प्लेस छोड़ता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हीट जो हमारी है इसका वेरिएबल स्टेट भी होता है और स्टेशनरी स्टेट। इसका क्या मतलब है? वेरिएबल एंड चेंज भी होती है। वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट का क्या मीनिंग है? चेंज ऑफ वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट। वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट का क्या मीनिंग है? देखिए, हीट जब ट्रांसफर होती है, जैसे हम किसी को गर्म करते हैं, आयरन रॉड को, ये मान लीजिए आयरन रॉड, इसको गर्म करते हैं, तो क्या जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे तो गर्म होना स्टार्ट हुआ, हीट क्या यहाँ भी रहती है उस समय? यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक कंडक्टर हम लेते हैं, ये कंडक्टर में यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? अपनी हीट अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड ए से एंड बी तक हीट ट्रांसफर होगी। ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, समझ में आ रहा है क्या? ये मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है, कई सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यहाँ से इसकी हीट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो हीट ट्रांसफर हो रही है, और दूसरा एंड भी क्या होगा? गर्म। मतलब ये सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब तक वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट होगा। मतलब वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट का मीनिंग ये है, यहाँ पे हीट अलग है, यहाँ पे हीट अलग है, एंड ए की हीट अलग है जब हम इसको गर्म करते हैं, और एंड बी की हीट अलग है। जब तक पूरे एंड ए और एंड बी की हीट बराबर नहीं हो जाएगी, मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इसमें हीट का ट्रांसमिशन होगा। क्लियर है? तो उसको हम स्टडी स्टेट हीट बोलेंगे। तो वेरिएबल हीट का मतलब क्या है? जब तक हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है और सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब तक ये वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कहलाएगा। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, वेरिएबल स्टेट ऑफ टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल स्टेट इज दैट स्टेट, वेरिएबल स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ, वेरिएबल स्टेट इज दैट स्टेट in which every section of the rod, in which every section of the rod या substance, कोई भी substance है, absorb
द हीट। ठीक है, वेरिएबल स्टेट इज दैट स्टेट इन विच एवरी सेक्शन ऑफ द रॉड या सब्सटेंस एब्जॉर्ब द हीट। मतलब वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट का मीनिंग ये है कि जब तक इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसका मतलब हर जगह पे अभी हीट अलग अलग है, और यदि हीट अलग अलग है तो एब्जॉर्ब करेंगे। यदि हीट सेम हो जाएगी हर जगह तो फिर यहाँ का मॉलिक्यूल अपनी हीट क्यों ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बराबर हो गई। तो जब बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगी जब तक किसी के पास हीट ज़्यादा है और किसी के पास कम है। तो इस दशा में हीट का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना। और हीट हमेशा हायर हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी की ओर फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नहीं, यहाँ से यहाँ ही जाएगा, इंड ए से इंड बी की ओर। ठीक है, वेरिएबल स्टेट समझ में आ गया सभी को। सेकंड नंबर इसमें है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी को स्टडी भी बोलते हैं, स्टडी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट अथवा स्टडी स्टेट। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टडी मतलब रुका हुआ, दोनों का मतलब वही है। तो स्टेशनरी स्टेट ऑफ हीट या स्टडी स्टेट ऑफ हीट का क्या मतलब है? अब जब आप इस रॉड को गर्म करोगे तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, और उतना गर्म हो जाएगा जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, हर जगह बराबर टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसी दशा में हीट का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तो हम उससे क्या बोलेंगे? स्टडी स्टेट ऑफ हीट। तो इस स्टेट में क्या लिखेंगे? दैट इन विच एवरी सेक्शन ऑफ द रॉड डू नॉट एब्जॉर्ब एनी हीट। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट इज दैट स्टेट इन विच every section of the rod or substance do not absorb absorb the heat, do not absorb the heat, do not absorb the heat मतलब it means the heat at every section of the rod are equal. It means the heat at every section of the rod are equal. इसका मतलब ये है कि जब पूरे सेक्शन ऑफ रॉड पे हीट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? Factor affecting the flow of heat in steady state. स्टडी स्टेट वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कंडक्टर में
हीट ट्रांसमिशन में स्टेडी स्टेट प्रोवाइड करते हैं। स्टेडी स्टेट तक कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसमें हीट का ट्रांसमिशन होता है और चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई कंडक्टर लेना है। सबसे पहले हम कंसीडर कंडक्टर। एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। जिस कंडक्टर की लेंथ स्मॉल एल है, कंडक्टर ए बी है और इसका टेम्परेचर, दोनों एंड का टेम्परेचर, एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। हीट जो हमारी ट्रांसफर होगी वो टर्मिनल ए से एंड बी की ओर, एंड ए से एंड बी की ओर हीट का ट्रांसमिशन होगा। और इसका एरिया हमारा, एरिया इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसमें जो हमारी हीट है, हीट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माफ ना करें भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की एरिया Q प्रोपोर्शनल A। जो हमारी हीट है वो कंडक्टर में, जो कंडक्टर की एरिया है, जितनी ज्यादा एरिया होगी कंडक्टर हीट उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं। तो हीट जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, directly proportional to temperature difference between end A and B। end A and B पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो Q प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2। Q प्रोपोर्शनल कितना हो गया, T1 माइनस T2 हो गया। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर हीट। जितने समय तक इसे हम गर्म करते हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q प्रोपोर्शनल T Q प्रोपोर्शनल T। ठीक है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी और हीट जितने समय तक गर्म करते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका है फोर्थ पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ हमने स्मॉल लिया है, मतलब Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। So there are four factors which depends on the heat।
ये 4 फैक्टर हैं। यदि कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसको हीट ट्रांसमिशन, यदि बहुत ज्यादा लेंथ है, कम लेंथ है तो कम, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा लेंथ है तो कम हीट, स्टेडी स्टेट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनको कंबाइन कर दीजिए, तीनों को, चारों को। तो कंबाइनिंग अबव इक्वेशन क्या बन जाएगा? कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, Q directly proportional to A T1 minus T2 into T divided by L। Q इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो K A T1 minus T2 into T divided by L। So this is the heat, लिख लिया। K इक्वल टू कितना होगा यहां से? Q इंटू L अपॉन A T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं। Where K is the proportionality constant, where K is the proportionality constant which is called thermal conductivity। thermal conductivity K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। its value depends on किस पे डिपेंड करता है? रॉड पे। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द रॉड। जिस मटेरियल का रॉड बना है, एल्युमिनियम का बना है, सिल्वर का बना है कि आयरन का बना है, किस मटेरियल का बना है, इस बात पे निर्भर करती है ये थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है? थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? अपडेट कर लिया, लिख लिया आपने, यूनिट निकाल लीजिए इसकी। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? SI यूनिट ऑफ के, यहां से निकाल लेंगे, इसका जूल होगा। एरिया का Q का हीट है ना, हीट का क्या होगा? जूल। लेंथ का क्या होगा? मीटर। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। 1 मीटर कट जाएगा, जूल पर मीटर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? K का डायमेंशनल फार्मूला, हीट का लिख लीजिए mL/T-2, लेंथ का L, एरिया का L स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन, टाइम का T। क्या आ जाएगा? L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। एक T ऊपर जाएगा, एक L बचा हुआ है, mL T-3 K-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K, थर्मल कंडक्टिविटी।
समझ में आ गया पूरा? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।